हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो बेसिकली आज जो है हम लोग समझने वाले हैं एक फेनोमेनन जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसने प्रूव किया कि लाइट एक वेव है। आपको तो पता ही होगा कि बेसिकली एक ज़माने में न्यूटन ने प्रपोज किया था। न्यूटन साहब ने ये कहा था कि लाइट जो है बेसिकली एक पार्टिकल है और कॉर्पस की थियरी दी थी। तो न्यूटन जी ने अपनी एक थियरी दी थी जिसका नाम था कॉर्पस्क्यूलर थियरी। तो ये जो थियरी थी बहुत ही प्रिमिटिव थियरी है एंड मतलब बहुत ही पुरानी सी थियरी है, बहुत ज़्यादा एडवांस्ड नहीं है और बहुत ही लो लेवल की भी है। एक्चुअली उस टाइम के हिसाब से बराबर होगी, बट अभी तो फिलहाल बहुत ही लो लेवल थियरी है ये। एंड इससे कोई खास चीज़ें समझने को नहीं मिलती हैं। बट हाँ ठीक है, इसका जो कहना है कि भाई लाइट पार्टिकल से बनी है, तो अगर हम सिर्फ उतना ही पार्ट बस इससे उठा लें तो वी विल बी एबल टू एक्सप्लेन, मतलब इफ वी कंसीडर लाइट एज पार्टिकल्स, तो हम लोग जो है बेसिकली फिर क्या कर सकते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है एक्सप्लेन कर सकते हैं। और उसके अलावा हम लोग एक और चीज़ एक्सप्लेन कर सकते हैं जो कि है कॉम्पटन इफेक्ट, और एक दो छोटे मोटे इफेक्ट और हैं, बट यही दो ज़्यादा आपके लिए फेमिलियर हैं। तो ये मैं इन दोनों की बात कर रहा था कि भाई लाइट को अगर पार्टिकल्स मान लिया जाए, पार्टिकल से बनी हुई है, तो बेसिकली वो ये दो आप जो है चीज़ एक्सप्लेन कर सकते हैं। और अगर आप मान लें कि लाइट जो है बेसिकली वेव्स से बनी है, तो लाइट एक वेव है, तो बेसिकली आप कह सकते हैं कि आप एक्सप्लेन कर पाएंगे इंटरफेरेंस जैसा फेनोमेनन। लाइट के अंदर जो इंटरफेरेंस होता है वो डिफ्रैक्शन आप समझा सकेंगे, और उसके अलावा आप पोलराइजेशन जैसी चीज़ जो है वो एक्सप्लेन कर सकेंगे, और एक दो इफेक्ट्स और। एनीवे, तो बेसिकली न्यूटन ने कॉर्पस्क्यूलर कहा था, और जो अपने हाइगेन भाई थे, हाइगेंस, ठीक है, वैसे ये जो प्रोनाउंसिएशन है बिल्कुल गलत है, इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन है। एक्चुअली ही वाज फ्रॉम, आई गेस ही वाज फ्रॉम नेदरलैंड्स, जहाँ तक मैं जानता हूँ हॉलैंड से। एंड हॉलैंड का जो प्रोनाउंसिएशन इसके लिए बहुत ही डिफरेंट है, वी कैन नॉट इवन प्रोनाउंस इट, बेसिकली हम लोग नहीं प्रोनाउंस कर पाएंगे इसे। चलिए हाइगेंस ही बोलेंगे हम तो हाइगेंस ने जो है वो वेव थियरी दिया था, तो वेव थियरी ऑफ लाइट, ठीक है। तो हाइगेन भाई ने दी थी, मतलब अपने साइंटिस्ट ने वेव थियरी, और न्यूटन ने दी थी कॉर्पस्क्यूलर थियरी। तो एक टाइम फ्रेम में ये सही साबित थी, दूसरा कुछ लोग मान ही नहीं रहे थे, और दूसरे टाइम फ्रेम में लोग फिर इसे मानने लगे, फिर किसी और चीज को मान नहीं रहे थे। एंड फाइनली जाके बाद में प्रूव हो गया कि लाइट वेव भी है, पार्टिकल भी है। और ये कब साबित हुआ? जब बेसिकली पिक्चर में कौन आ गए? मैक्स प्लैंक आ गए, आइंस्टाइन आ गए। तो इन लोगों ने लाइट को ये कहा कि भाई वो क्वांटा है, उसके अंदर फोटॉन्स हैं, एंड जब उससे बेसिकली वेव जैसे सवाल पूछो तो वो वेव जैसे जवाब देती है, और उससे पार्टिकल जैसे सवाल पूछो तो पार्टिकल जैसे जवाब देती है। तो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स में लाइट डिफरेंट तरीके से बिहेव करती है। तो फिर लोगों ने पूछा तो लाइट एक्चुअली क्या है, कि मतलब व्हाट लाइट एक्चुअली इज, ये सवाल उठ खड़ा हुआ कि भाई लाइट एक्चुअली क्या है। अगर वो वेव भी नहीं, पार्टिकल भी नहीं, या फिर दोनों भी अगर वो है, तो कुछ एक नाम है उसके लिए, तो नहीं। तो यहाँ पे हमारे जो है हम लोग एक प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, जिसे हम सेमेंटिक्स कहते हैं, प्रॉब्लम ऑफ सेमेंटिक्स। सेमेंटिक्स मतलब यानी कि शब्दों का अवेलेबल ना होना, यानी कि लैंग्वेज का कहीं पे छोटा पड़ जाना। यानी कि कोई एक ऐसा फिनोमेनन हमने देख लिया जिसके लिए पहले कोई शब्द ही नहीं बना हुआ है। हमने ऐसी चीज देख ली है, हम लाइट एक इस तरीके से बिहेव कर रही है जिसके बारे में हमने कभी सोचा नहीं कि वो ऐसा भी कोई बिहेवियर दुनिया में हो सकता है, ठीक है। तो उस मिक्स बिहेवियर के लिए कोई वर्ड नहीं बना, कोई लैंग्वेज में मतलब हमारा कुछ उसके लिए कोई हमने ऐसा कुछ बना के नहीं रखा हुआ है वोकैबुलरी। तो इसे हम प्रॉब्लम ऑफ सेमेंटिक्स कहते हैं। चलिए एनीवे, वो जो भी हो, नेचर तो भाई ऐसा ही है, नेचर ऐसे बिहेव करता है। और लाइट आपका है जो है वो उसका ड्यूअल नेचर है, वो वेव की तरह भी बिहेव करती है और पार्टिकल की तरह भी बिहेव करती है। वैसे इसी चीज के ऊपर जो है हम और भी बहुत लंबा डिस्कशन कर सकते हैं, 1-2 घंटे का। बट लेट्स फोकस, हम इस टॉपिक पे फोकस करते हैं, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट पे। तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं, तो आप लोग जरा गौर कीजिएगा।
अच्छा, बाय द वे, इंटरफेरेंस जो फिनोमिनन है हम अगर पढ़ने जा रहे हैं तो ये क्या रियल लाइफ में कहीं इसका कुछ इस्तेमाल है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल है। लेकिन आपको याद होगा कि बचपन में बेसिकली सावन का जब महीना होता था, आपको याद होगा मॉनसून सीजन, तो मॉनसून सीजन में आप लोग जो है बेसिकली खड़े रह के स्कूल की बस का इंतजार किया करते थे रोड पर। और रोड पर क्या होता था कि आपको कहीं पे बेसिकली नीचे अगर ग्रीस ऑयल पड़ा हुआ है या फिर इंजन ऑयल पड़ा हुआ है, ग्रीस पड़ी हुई है या फिर इंजन ऑयल पड़ा हुआ है जमीन पर कहीं पर, तो बेसिकली उसमें आपको है ना कुछ कलर्स नजर आया करते थे। तो उसमें कुछ कलर्स नजर आते थे तो आप उसको देख के अपने दोस्त को दिखा के कहते थे, अरे देख 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 रेनबो, देख रेनबो, है ना। तो आप लोग रेनबो को जो है बेसिकली एक दूसरे को बोल के बच्चों की तरह दिखाया करते थे, बोला करते थे। तो मैं आपको ये बता दूं कि वो रेनबो नहीं है जो आप लोग ने ना उस चीज में देखा, इंजन ऑयल में देखा, वो रेनबो नहीं है। लिसन, रेनबो कुछ और होता है। रेनबो जो फिनोमिनन है वो मैं किसी और वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। तो रेनबो जो होता है ना, उसमें बेसिकली एक इंसान सपोज अगर यहाँ खड़ा है तो सन जो है कहीं पे हॉराइजन पे, क्षितिज पर होना चाहिए। और बेसिकली यानी कि ऐसा कब हो सकता है, या तो सुबह के टाइम पे, है ना, 7 8 9 बजे, या फिर शाम के 4 5 6 बजे। तो सन हॉराइजन पे होना चाहिए, आदमी जो है वो इस तरफ देखता हुआ होना चाहिए, ठीक है, मतलब आदमी के पीछे हो सन। एंड जो सूरज से आने वाली जो परछाई, मतलब आप बनने वाली जो आपकी परछाई है सूरज की वजह से, उस परछाई लिसन लिसन वेरी केयरफुली, उससे 42 डिग्रीज पर, 42 डिग्रीज पर का मतलब होता है बेसिकली कि अरे ये जो लाइन है ना, ये वाली लाइन, इस लाइन से 42 डिग्री आपको देखना है, इस लाइन से 42 डिग्री ऊपर आपको देखना है। आप समझ रहे हैं? आप कैसे देखेंगे? 42 डिग्री पे देखेंगे, 42 डिग्री, 42 डिग्री। अरे जो लाइन है इसके रिस्पेक्ट में 42 डिग्रीज पर जब आप देखेंगे तो आपको जो है यहाँ पर इंद्रधनुष दिखाई देगा, आपको रेनबो नजर आएगा। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग इट। ये रेनबो हालांकि जो है बेसिकली फुल सर्कल होता है, लेकिन आपको सिर्फ एक आर्क ऑफ द सर्कल दिखता है बिकॉज ऑफ द कर्वेचर ऑफ द अर्थ। तो कर्वेचर ऑफ द अर्थ की वजह से आपको सिर्फ थोड़ा सा इसका पार्ट दिखता है, बट एक्चुअल में ये फुल सर्कल है। फुल सर्कल देखना है तो आपको जो है आसमान में जाना होगा, यानी कि प्लेन में बैठ के जाना होगा, तब जाके आप इसका फुल सर्कल देख सकते हैं। एनीवे, ये बात याद रखिए। अच्छा, बाय द वे से प्राइमरी रेनबो कहते हैं। और अगर आपने इसी लाइन से अगर आपने जो है 42 डिग्री के ऊपर और थोड़ा सा 10 12 डिग्री चले गए, यानी कि 53 डिग्री तक चले गए, तो 53 डिग्री पर आपको जो है एक सेकेंडरी रेनबो भी देखने को मिलेगा, जिसमें कलर्स इन्वर्टेड होंगे, ठीक है, कलर्स इन्वर्टेड होंगे। बट वो सब चीजें इररिलेवेंट है आज के डिस्कशन के लिए, तो मैं बेसिकली इस चीज को हटा देता हूं। तो रेनबो, मैं ये सिर्फ बताना चाह रहा था कि रेनबो एक अलग चीज का नाम है भाई। और जो ये है आपका, जो आपको बचपन में दिखाई देता था मानसून के सीजन में इंजन ऑयल के ऊपर बनते हुए कलर्स, वो एक अलग फिनोमिनन का नाम है, अलग फिनोमिनन का नाम है। तो उसका उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है? दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन दैट पॉप्स अप इनटू योर माइंड कि उसका नाम क्या है। तो भाई उसका नाम ऐसा है, उसे कहते हैं पॉलीक्रोमैटिक इंटरफेरेंस ऑफ लाइट ड्यू टू थिन ऑयल फिल्म्स। ठीक है, तो पॉलीक्रोमैटिक इंटरफेरेंस ऑफ लाइट ड्यू टू थिन ऑयल फिल्म्स उसका नाम है। अब बोलेंगे सर इतना बड़ा आपने कॉम्प्लिकेटेड नाम बता दिया, ये क्या मतलब है इस चीज का? तो देखिए, पॉलीक्रोमैटिक इंटरफेरेंस तो अभी बाद में आएगा, आगे जाके उसका ट्रीटमेंट हम देखेंगे थोड़ा सा। लेकिन अब पहले हम लोग जो है मोनोक्रोमैटिक इंटरफेरेंस को याद समझ लेते हैं कि आखिर ये बंदा कहना क्या चाह रहा है, आखिर क्या फेनोमेनन है। ठीक है, आइए इसे समझते हैं। ओके, तो बेसिकली अभी जो हम लोग समझने वाले हैं वो है आपका मोनोक्रोमैटिक इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। ठीक है, तो मोनोक्रोमैटिक इंटरफेरेंस समझते हैं। तो भाई ये मोनोक्रोमैटिक इंटरफेरेंस आखिर कहना क्या चाह रहा है? तो बेसिकली इसमें ऐसा है कि देखिए, एक्चुअल में सपोज मान लेते हैं कि आप एक पॉन्ड के आसपास बैठे हैं। तो एक पॉन्ड है जो कि काफी स्टिल है, ठीक है, शांत ही है, ये हल्का फुल्का मैंने जो है ये एयर की वजह से, एयर ड्रैग की वजह से, एयर विंड ब्लो होती रहती है ना। और ये जो पॉन्ड है भाई, आपका जो तालाब है, उसके ऊपर से हवा हवा थोड़ी सी जाती रहती है, तो ऐसा कुछ पैटर्न छोटे मोटे बन जाते हैं। वरना बेसिकली पॉन्ड ऑलमोस्ट स्टिल ही रहता है। ठीक है, पॉन्ड ऑलमोस्ट स्टिल रहता है। नदियां नहीं, नदियां स्टिल नहीं होती, वो चलती फिरती, तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ फिलहाल, मैं रुके हुए पानी की बात कर रहा हूँ। तो ये जो पॉन्ड रहता है ना, जब आप बेसिकली इसमें एक पत्थर ड्रॉप कर देते हैं, तो मान लेते हैं कि आपने इसमें एक पत्थर ड्रॉप कर दिया ऊपर से कहीं से, तो जैसे आप इसमें पत्थर ड्रॉप करेंगे तो आपने देखा होगा कि ये पत्थर के आसपास से इसी पॉन्ड के अंदर ऐसी कुछ रिपल्स बनना स्टार्ट होती है। तो रिपल्स स्टार्ट लाइक दिस, है ना, इस तरीके से रिपल्स, बड़े बड़े सर्कल्स सक्सेसिवली बनते जाते हैं। हाँ, बाय द वे, सर्कल्स बड़े बनते हैं, सर्कल्स तो बड़े बनते हैं, लेकिन उनकी जो ऊंचाई है वो कम होती जाती है। ये बात याद रखना, उनकी जो ऊंचाई है वो कम होती जाती है।
ऊंचाई कभी भी आप देखेंगे ना, तो पत्थर के पास वाला जो सर्कल होगा ना, सबसे छोटा सर्कल, उसकी ऊंचाई ही ज्यादा होगी, बाकी ऊंचाई जो है धीरे 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 कम हो जाएगी। इस ऊंचाई का नाम क्या है? एम्पलीट्यूड है। एम्पलीट्यूड है ना, साइंटिफिकली से एम्पलीट्यूड कहते हैं। ये कम हो जाता है, वो तो ऑब्वियस है, क्योंकि आपने जहां पर बेसिकली एनर्जी प्रोवाइड की, जहां पर एनर्जी सप्लाई की है, वहां पर ऑब्वियसली इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, और जैसे जैसे आप उससे दूर हटते जाएंगे तो उतनी ही फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है एक बड़े एरिया में फैलती जाएगी। और जब उतनी ही एनर्जी आपने दी है, फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी दी है और बड़े एरिया में फैलेगी, तो जाहिर सी बात है कि एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा, इंटेंसिटी गिर जाएगी। ठीक है, चलिए एनीवे, तो जब आप पत्थर ड्रॉप करते हैं तो ऐसा होता है। अब बेसिकली चक्कर ये है कि ये जो हो रहा है ये कोई इंटरफेरेंस नहीं है, ये तो सिंपल सा फेनोमेनन जो आपने रोज देखा। जब आप दो पत्थर ड्रॉप करेंगे, जब आप दो पत्थर साइड बाय साइड रख के जब आप ड्रॉप करेंगे, दो पत्थर जब आप साइड बाय साइड रख के ड्रॉप करेंगे, तो फिर बेसिकली जो आपको देखने के लिए मिलने वाला है ना, दैट फेनोमेनन इज इंटरफेरेंस। आप बोलेंगे सर ऐसा क्या दिखने वाला है, ऐसा क्या दिखने वाला है? तो मैं आपको भी थोड़ी देर में समझाने वाला हूं कि आपको एग्जैक्टली दिखने क्या वाला है। ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट। ये उससे पहले कुछ कहानियां हो जाए, उससे पहले कुछ बातें और हो जाए। तो बेसिकली मैं क्या बात करना चाह रहा हूं, देखिए, मान लेते हैं, मैं बहुत ही क्रूड वे में समझाऊंगा, बहुत ही बेसिक, एक कॉमन मैन के समझ में आ जाए। एक ऐसा एग्जांपल मैं देने जा रहा हूं, कुछ ऐसे एग्जांपल्स देने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिए, एकदम कॉमन मैन के लिए एग्जांपल्स जो होते हैं वो देने जा रहा हूं। तो बेसिकली मान लेते हैं कि बेसिकली ऐसा है कि आप जो हैं वो बहुत ही मतलब एक अमीर इंसान हैं। अरे कल को जाके आप जब आईआईटीज में सिलेक्ट होंगे, मेडिकल फील्ड में जाएंगे या कहीं भी जाएंगे, साइंटिस्ट बनेंगे, तो बेसिकली आपको जो है काफी सारा पैसा आएगा। एंड मान लेते हैं कि आपने उसको इन्वेस्ट भी किया हुआ है स्टॉक मार्केट में, तो आपके बहुत पैसे हैं साइड बाय साइड। तो बेसिकली ऐसा है कि आपने जुहू पे घर ले लिया है, मान लेते हैं। तो ये जो है आपका जुहू पे जो है एक बंगलो है। ठीक है, तो दिस इज योर बंगलो। आप बोलेंगे सर ये कैसा बंगलो है, तो आपने झोपड़ा दे दिया हमको। अरे भाई जुहू है, वहां पे 5-6 करोड़ में ऐसा झोपड़ा ही आता है, अगर आप बिल्कुल बीच साइड पे लेंगे तो। झोपड़ा नहीं है वैसे, बाय द वे ये काफी बड़ा घर है। एनीवे चलिए, जोक्स अपार्ट। तो बेसिकली ये जो चीज है, मान लेते कि यहाँ तक ही खाली रेत है। ठीक है, सैंड, मतलब बेसिकली यहाँ तक, और इसके आगे जो है पूरा पानी, इस तरफ पूरा पानी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ना पानी की जो है वो वेव्स आती हैं और टकराती हैं बेसिकली बीच से, और बीच से जो चीजें हैं, मतलब थोड़ा रेत ले जाती हैं, फिर वापस रेत लाके छोड़ देती हैं, कचरा ले जाती हैं, कचरा लाके छोड़ देती हैं, तो चलता रहता है अक्सर। अब मान लेते हैं कि बेसिकली यहाँ पर आपके पास है ना, आपकी कुछ पर्सनल चीजें आपने रखी हुई हैं, जैसे कि एक छोटा सा ऐसा होती है ना, छोटी वाली बोट होती है, फ्लैट सी, तो बेसिकली वो बोट रखी हुई है। और बेसिकली क्या हो रहा है ना कि वेव्स आती हैं, तो वो इस बोट को भी ऊपर नीचे रॉक करती हैं, ऊपर नीचे हिलाती हैं इसे। तो ऊपर नीचे इसके हिलने से काफी शोर होता है, तो आपको ये शोर पसंद नहीं है। तो आपने क्या किया ना कि बेसिकली मान लेते हैं कि आपने एक दिन यहाँ पर जो है दीवार बिल्ट कर दी। आपने क्या किया कि एक दीवार बना दी, यहाँ पे एक आपने ऐसी दीवार खड़ी कर दी, मान लेते हैं, हालांकि इलीगल है बट मान लेते हैं कि दीवार आपने खड़ी कर दी है। अभी जो दीवार खड़ी कर दी है ना, तो वेव्स आती हैं, टकराती हैं इस दीवार से और लौट के चली जाती हैं। वेव्स आती हैं, दीवार से टकरा के लौट के चली जाती हैं। लेकिन सपोज कि ऐसा हुआ कि एक दिन आप अपनी कोई एक दुनिया बदलने वाली रिसर्च पे काम कर रहे थे, आपको बाहर से बहुत शोर आने लगा, और जब आपने जाके देखा तो बेसिकली हुआ ये कि देयर इज अ ब्रेक इन द वॉल। मतलब यानी कि जो आपकी जो दीवार है ना, बेसिकली वो यहाँ से कहीं से थोड़ी टूट गई है, यहाँ से टूट गई है। तो देखिए, पानी ने तो अच्छे अच्छे चट्टानों को तोड़ दिया है, तो आपकी दीवार क्या चीज है। तो बेसिकली दीवार जो है टूट चुकी है, एंड यहाँ से जो है वेव्स एंटर कर रही हैं, एंड दे आर वायलेंटली रॉकिंग योर बोट अप एंड डाउन। तो आपकी बोट ऊपर नीचे हो रही है, तो एकदम अजीब तरीके की खरर खरर करके कुछ ऐसी आवाज आ रही है। तो आपको बड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है। अब आप एक अगर नॉर्मल इंसान होते, नॉर्मल इंसान इन द सेंस साइंटिस्ट नहीं होते, कॉमन आदमी होते, तो बेसिकली आप क्या करते कि बेसिकली मार्केट जाते, कुछ सीमेंट और ब्रिक्स उठा के ले आते और बेसिकली इसे फिल कर देते, इस गैप को, है ना, इस गैप को फिल कर देते। लेकिन नहीं, आप साइंटिस्ट हो, आप साइंटिस्ट हो, आपने हर चीज कैलकुलेट कर रखी है और आप ऐसा करने वाले नहीं हो। तो आप क्या करने वाले हो, आप कुछ और करने वाले हो। आप बल्कि क्या करने वाले हो बताए, इस दीवार में ना यहाँ पे कहीं पे एक और ब्रेक दे देने वाले हो, एक और उसको थोड़ा तोड़ देने वाले हो। अब आसपास के लोग आपको कहेंगे अरे भैया ये तो पागल साइंटिस्ट है ना, पागल जैसी हरकतें कर रहे हैं, पहले ही इसको पानी ने परेशान किया हुआ था, पहले ही ये परेशान था इन चीजों से, अब ये और परेशान हो जाएगा, है ना। तो वो ऐसा सोचेंगे। लेकिन नहीं, आप साइंटिस्ट हो, आपने इंटरफेरेंस पढ़ा हुआ है,
आपने मेरी क्लास अटेंड की हुई थी बचपन में। तो बेसिकली क्या है कि आप ऐसा नहीं करोगे। आपने जो है ये यहाँ पे जो बनाया है ना ऐसा, इसको तोड़ के, आपने जो ये तोड़ के दीवार तोड़ के एक और होल बनाया है ना, इसके पीछे एक वजह है, आपने सारे कैलकुलेशंस कर डाले हैं कि आपको इनके बीच का गैप कितना रखना है, 2 होल्स के बीच का गैप, और ये जो बोट है ये कितनी दूरी पर रखी हुई है, और आपको इस बोट को हिलने से रोकना है। ये आपने सारे कैलकुलेशंस कर डाले हैं। तो फिर आप देखते हैं कि पानी आता तो है, दोनों होल्स के अंदर आता है, लेकिन आपकी बोट जो है ऊपर नीचे नहीं हिलती है। आपकी बोट जो है ऊपर नीचे नहीं हिलती है। अच्छा, बोट के पास में आप देखेंगे तो पानी बहुत ऊंचा है, एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा है। बोट के उस तरफ भी देखेंगे तो एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा है, लेकिन बोट के ऊपर एम्पलीट्यूड 0 आ रहा है। और बेसिकली ऐसे ही करके आपको हाई एम्पलीट्यूड, लो एम्पलीट्यूड, मतलब नो एम्पलीट्यूड, बेसिकली लो एम्पलीट्यूड भी नहीं, नो एम्पलीट्यूड, और फिर हाई एम्पलीट्यूड, नो एम्पलीट्यूड, हाई एम्पलीट्यूड, ये सारी चीजें जो है आपको देखने मिल रही हैं। इसी को हम लोग है ना ब्राइट एंड डार्क स्पॉट्स भी कह सकते हैं। तो जहां पे बहुत ज्यादा एम्पलीट्यूड है उसे ब्राइट स्पॉट कहते हैं, और जहां पे कुछ भी एम्पलीट्यूड नहीं वहां पे डार्क स्पॉट्स कहते हैं। तो बेसिकली ऐसे करके आप कर सकते हैं। दिस इज क्वाइट पॉसिबल, ये बिल्कुल पॉसिबल है। हाँ, बशर्ते आपको जो है पानी की अप्रोक्सीमेट वेवलेंथ पता हो, है ना। तो वो सब चीजें, कैलकुलेशन सब कुछ करके ही अपने दिमाग में आपने जो है इस चीज को बनाया। चलिए, एक चीज तो आपको भी ये भी समझ में आ गई। चलिए और एक एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे हुआ क्या है पता है, एक पानी की वेव को है ना, एक पानी की जो वेव आ रही थी ना, लहर, उसको बेसिकली दूसरी लहर ने उसके साथ में इंटरफेरेंस किया। जो दूसरी लहर आ रही है, यहाँ से वेव फ्रंट आ रहा है, तो बेसिकली उसने जो है उसके साथ में इंटरफेयर किया। अच्छा, बाय द वे, यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड टूट रहा है ना, सॉरी वेव फ्रंट जो टूट रहा है, वेव फ्रंट, यहाँ पे जो वेव फ्रंट टूट रहा है, 2 पार्ट में बढ़ रहा है, इसे हम डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट फेनोमेनन कहते हैं, डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट। चलिए खैर, इसको छोड़ते हैं, बड़ा गंदा सा फिगर बन गया, आगे जाते हैं। हम मान लेते हैं कि कल को जाके ऐसा होता है कि स्टॉक मार्केट में आपने पैसा लगाया जो था वो पूरा का पूरा खत्म हो गया, बेकार हो गया। एक दिन स्टॉक मार्केट जो है धराशायी होगी। तो बेसिकली अब ऐसा हो जाएगा कि जब वो खत्म हो गई स्टॉक मार्केट, तो आपके पास पैसा नहीं रहा। अब बेसिकली आपको क्या है ना कि अपने घर से भी निकलना पड़ा अनफॉर्चुनेटली, और आपको जो है जाना पड़ा बेसिकली कहीं और रहने के लिए। तो मान लेते हैं कि आप चले गए, लेट से कलवा रहने के लिए चले गए, या डोंबिवली रहने के लिए चले गए, जहाँ पे आपको 70 लाख में जो है बेसिकली, अच्छा बाय द वे कुछ मुंबई के शहरों के नाम है, तो आप एक वहां पे आपको मिल गया, एक 2 BHK 70 लाख में मिल गया, तो वहां पे आप अभी रह रहे हैं। अब हुआ ये कि अब आपने सोचा कि भाई इस दुनियादारी में कुछ रखा नहीं है, अपना चुपचाप साइंस पे ही कॉन्सेंट्रेट करो, उसी में अपन नोबेल पुरस्कार जीतेंगे। तो बेसिकली आप जो है एक थियरी बनाने के लिए बैठे हुए हैं जो कि दुनिया को बदलने वाली है, और आपके हाथ में किताब है और आप उस पर कुछ लिख रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। अचानक में आपके घर में एक छोटा सा बच्चा आता है, और बेसिकली मतलब छोटा बच्चा आप ही का कोई रिलेटिव का बच्चा है, और उसने क्या किया ना कि यहाँ पे रखे हुए जो एक टेप रिकॉर्डर है उसे बजाना स्टार्ट कर दिया। आज उसने टेप रिकॉर्डर बजाना स्टार्ट कर दिया, तो यहाँ से जो कॉम्प्रेशन रेयरफैक्शंस हैं वो आप तक पहुंच रहे हैं, कॉम्प्रेशन रेयरफैक्शंस, और आपको काफी डिस्टर्ब कर रहे हैं। कॉम्प्रेशन रेयरफैक्शंस जो आप तक पहुंच रहे हैं, आपको मालूम है ना, साउंड लॉन्जिट्यूडनल वेव है, तो बेसिकली कॉम्प्रेशन रेयरफैक्शंस आपकी तरफ आ रहे हैं और आपको काफी डिस्टर्ब कर रहे हैं, आप अपनी पढ़ाई पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे। अब आप क्या करेंगे, अरे उसे जाके चांटा थोड़ी लगा देंगे। अरे भाई, घर में छोटा सा बच्चा है, बच्चे के लिए तो चीजें समझना पड़ेंगी ना, आपको क्या करना है। तो कुछ ऐसा करना कि भाई वो कहते हैं ना, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तो अब बेसिकली क्या करिए कि मार्केट जाइए, सेम टेप रिकॉर्डर एक उठा के लेके आइए, सेम कंपनी का, सेम क्वालिटी वाला, सेम टेप रिकॉर्डर, और सेम सॉन्ग बजाइए। तो बेसिकली सेम सॉन्ग बजाइए और सेम नोट पर बजाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली इसे बाय द वे कोहेरेंस कहते हैं। ये कोहेरेंस बाद में कभी समझाऊंगा डिटेल में बहुत। तो कोहेरेंस को फिलहाल ऐसा मतलब मान लीजिए कि आपको बिल्कुल एग्जैक्ट सेम नोट पर बजाना है, मतलब फेज डिफरेंस 0 होना चाहिए, या फिर फेज डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए, ऐसा, ठीक है। चलिए एनीवे, यहाँ पे तो फेज डिफरेंस 0 ही लेंगे, ठीक है। तो वो क्या होता है फेज डिफरेंस एंड ऑल, वो कभी और, ठीक है। तो बेसिकली क्या है ना कि अगर आपने एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे टेप रिकॉर्डर्स को रखा, आपने कैलकुलेट किया ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का, बिकॉज आप जो है वो एक स्क्रीन का काम कर रहे हैं, आपके कान एक स्क्रीन है, तो स्क्रीन पर साउंड वेव्स कैसे पहुंचने वाली है, कितनी दूरी पर तय करके पहुंचने वाली है, ये गैप कितना है एंड ऑल, ये सारी चीजें जब आपने कैलकुलेट करके टेप रिकॉर्डर रखा और बिल्कुल उसी सुर पर आपने उसे बजाया, उसी नोट पर आपने उसे टेप रिकॉर्डर को बजाया, तो बेसिकली ये जो कॉम्प्रेशन रेयरफैक्शंस हैं ये उस कॉम्प्रेशन रेयरफैक्शन को कैंसिल करेंगे, और यहाँ पे एक साइलेंट जोन आ जाएगा। तो बेसिकली ये जो साइलेंट जोन है ये आपके कान के पास आ जाएगा, और आप जो है बिल्कुल भी आवाज नहीं सुन पाएंगे। घर में जोर जोर से बज रहे हैं दोनों टेप रिकॉर्डर्स, उसके बाद आपको यहाँ पे बिल्कुल भी आवाज नहीं आएगी। ये आपको लग रहा होगा कि ये तो सर इम्पॉसिबल टास्क है, ये अचीव नहीं किया सकता। ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल अचीव कर सकते हैं आप। देयर आर मेनी गुड डेमोन्स्ट्रेशन वीडियोज ऑन द यूट्यूब वेयर यू कैन सी दैट दे कैन कैंसल साउंड्स बेसिकली।
तो साउंड प्लस साउंड गिव्स यू नो साउंड। दिस इज क्वाइट पॉसिबल, दिस इज क्वाइट पॉसिबल। प्लीज मेरी बात को यकीन मानिए, ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पे बहुत साइलेंस क्रिएट हो गया, लेकिन जरा सा थोड़ा बाजू में देखेंगे तो बहुत आवाज है, फिर साइलेंस है, फिर बहुत आवाज है, फिर साइलेंस है, फिर बहुत आवाज है। तो इस तरीके से आपको जो है एक साउंड नो साउंड, साउंड नो साउंड के जोन्स मिल जाएंगे। तो दिस इज क्वाइट पॉसिबल। तो ये क्या, ये भी साउंड का जो है इंटरफेरेंस है। तो बेसिकली इंटरफेरेंस का इतना मतलब तो समझ में आ गया कि एक वेव दूसरी वेव को कैंसिल कर सकती है या फिर ऐड कर सकती है उसके साथ में इन डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस। ठीक है, तो ये एक इंटरफेरेंस फेनोमेनन है। अब इसका मैथमेटिकल एनालिसिस अगर हम ना करें तो फिर फिजिक्स किस बात का, ये तो एक नॉर्मल लेमैन की हमने बात कर दी, एक आम आदमी जैसे बात करता है वैसे बात करती। तो फिजिक्स के हिसाब से बात करना है तो हमें इसका मैथमेटिकल एनालिसिस भी करना होगा। ठीक है, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। अच्छा बाय द वे, सपोज चलो ये तो एक और हो गया, एक लास्ट आखिरी एग्जांपल मैं और दे देता हूं, वरना मजा नहीं आएगा, वरना सबर नहीं होगा मुझे। तो बेसिकली वो ये है कि मान लेते हैं कि एक वॉल है, ठीक है, एक वॉल है जहां पर बेसिकली एक पेंटर जो है पेंट कर रहा है। ठीक है, एक पेंटर पेंट कर रहा है, या फिर मान लेते हैं आप ही पेंट कर रहे हैं, आपने अपना आपका एक पैशन है, आपकी बचपन की हॉबी थी पेंट करना, तो आप बेसिकली उस दीवार पे कुछ पेंटिंग वेंटिंग बना रहे हैं। ठीक है, कुछ पेंटिंग बना रहे हैं। अब बेसिक सॉरी मान लेते हैं कि ना आपके घर में जो ट्यूबलाइट थी ये अचानक में बंद हो गई। अरे भाई लाइट चली जाती है अक्सर, अरे आप डोंबिवली में रह रहे हैं, लाइट चली जाती है। तो बेसिकली क्या होता है ना कि लाइट वाइट चली गई, पावर कट हो गया, तो अब बेसिकली अंधेरा हो गया। तो आप तो यहाँ पे डायग्राम बना नहीं पाएंगे, आपको जो पेंटिंग करनी है वो तो आप कर नहीं पाएंगे अच्छे से दीवार पे। तो आपने अपने दोस्त से कहा, आपने अपने मित्र से कहा कि भैया जाके जरा है ना एक स्टोर रूम में से एक टॉर्च उठा लो। ठीक है, एक टॉर्च उठा लो। तो उसने जो है एक टॉर्च लेके आया। ठीक है, एक टॉर्च लेके आया, ये पुराने जमाने वाली वो जो बड़ी सी टॉर्च होती थी, पता नहीं कैसी एल्यूमिनियम की, पतरे की, पता नहीं किस चीज की बनी होती थी। तो वो टॉर्च ले आया और उसने आपके ऐसे उस पर लाइट डालना शुरू की। ठीक है, उसने अपने लाइट जो है इस पर डालना शुरू की। अब आपको जो है बिल्कुल अच्छे से चीजें दिखाई दे रही, लेकिन फाइनर डिटेल्स के लिए आपको और लाइट चाहिए। आपको फाइनर डिटेल्स, बहुत ही बारीक जो डिटेल्स होती है ना, छोटे छोटे से नहीं डायग्राम होते हैं पेंटिंग के अंदर, और एक छोटा छोटा सा बारीक बारीक चीजें, तो वो बारीकी जो है उस कला को अच्छे से निखारने के लिए आपने कहा कि भैया मुझे 2 लाइट की कम से कम जरूरत पड़ेगी, तो एक और टॉर्च ले जाओ। तो वो एग्जैक्टली आइडेंटिकल एक और टॉर्च ले आया, उसी कंपनी की, वो सेम टॉर्च, वही सेम सेल पे चलने वाली। और उसने जब बेसिकली यहाँ पे मारी, मतलब इसी पोजीशन पे जब मारा, तो ऐसा हुआ कि यहां से लाइट बल्कि गायब हो गई। इंस्टेड ऑफ हैविंग मोर लाइट, यू आर गेटिंग नो लाइट एट ऑल, which is crazy, which is insane. How is that possible? अच्छा बाय द वे, टॉर्च से तो अलग अलग टॉर्च से ही अचीव करना इम्पॉसिबल है, बट इसको मैंने कहा था आपको शुरुआत में ही कि आई एम गिविंग अ वेरी क्रूड एग्जांपल। ठीक है, ताकि आपके दिमाग में एक इंटरेस्ट जागे कि भैया ऐसा कोई फिनोमिनन है क्या जिसमें हम सच में कुछ चीजें कर सकते हैं। तो अगर आपको ये चीज अचीव करवानी है ना, इफ यू वांट टू अचीव दिस फीट, यू हैव टू टेक इनटू कंसिडरेशन सर्टेन इंपॉर्टेंट कंडीशंस। तो कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस को अगर आप दिमाग में लेके चले, जैसे कि लाइट कोहेरेंट होना चाहिए, मोनोक्रोमैटिक होना चाहिए, या फिर मतलब स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न देखने के लिए, या फिर जो है बेसिकली उसका एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए। तो ये बहुत सारी जो चीजें हैं ना, ये सब कुछ माइंड में रख के अगर आप करेंगे ना एक्सपेरिमेंट तो ही पॉसिबल है, अदरवाइज ऐसी 2 डिफरेंट टॉर्चेस से तो ये इम्पॉसिबल है। बट मान लेते हैं अभी फिलहाल के लिए कि ये पॉसिबल है, क्योंकि दुनिया में तो वो इंटरफेरेंस तो है ना, तो वो किसी न किसी तरीके से तो हो रहा है। मैं आपको बहुत ही शॉर्ट में एकदम सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ऐसा भी कुछ फेनोमेनन दुनिया में होता है। ठीक है, तो बेसिकली जो टॉर्चेस है ना, जब ये बेसिकली एक जगह पे गिरेगी इसकी लाइट, यहां से लाइट गायब हो गई, आसपास में आप देखते हैं तो यहाँ पे बहुत लाइट है, बहुत लाइट है। अच्छा देखो, याद रखो टॉर्च की लाइट सिर्फ इधर नहीं जा रही, अरे टॉर्च की लाइट पूरे रूम में जा रही है, ये बात भी याद रखना। आप बोलेंगे सर वहां तो लाइट दिखाई नहीं रहे हो आप, और आप बोल रहे हो लाइट जा रही है। अरे भैया हर जगह पे जा रही है टॉर्च की लाइट। तो बेसिकली यहाँ पर बहुत लाइट है, बहुत लाइट है, यहाँ पे कुछ भी लाइट नहीं है। ठीक है, फिर बहुत लाइट है, फिर कुछ भी लाइट नहीं बीच में, बहुत लाइट है, बीच में कुछ भी लाइट नहीं है। तो ये जो चीजें हैं ब्राइट एंड डार्क स्पॉट्स, आखिर ये कैसे ऑब्टेन होते हैं ये हम आगे आके देखेंगे, बट दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। और इसके बारे में कोई इमेजिन कर भी नहीं सकता था कि लाइट से लाइट मिलके, रोशनी से रोशनी मिलके नो रोशनी हो जाएगा, नो लाइट हो जाएगा। लेकिन यही चीज हमारे सर थॉमस यंग ने, तो थॉमस यंग जो थे, इन्होंने बेसिकली प्रूव करके दिखाया अपने एक्सपेरिमेंट में, जिसे कहते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। और वो एक्सपेरिमेंट में जब उन्होंने इंटरफेरेंस ऑफ लाइट करके दिखाया, तब बेसिकली हाइगन की जो थ्योरी थी, वेव थ्योरी, उसको बेसिकली माइलेज मिल गया, उसको बढ़ावा मिल गया, और लोग फिर लाइट को वेव मानने लगे। ठीक है, अच्छा इस जमाने तक जो ये 1800s के टाइम पे एक्सपेरिमेंट हुआ है, तो इस जमाने में जो है ये साबित हो गया था कि लाइट एक वेव है। मतलब 1600s का जो टाइम था,
न्यूटन उस जमाने में साबित किया था कि भाई लाइट एक पार्टिकल है। फिर बाद में 1800 तक आके प्रूव हो गया कि लाइट एक वेव है, और फिर 1900 में जब आए तो प्रूव हो गया कि लाइट दोनों है। ठीक है, चलिए वो सब टाइमलाइन पे हम लोग नहीं जाएंगे, टाइमलाइन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ही उसमें एक लैबिरिंथ एक तरीके का बेसिकली बहुत ज्यादा मिक्सचर है, एक मेज है वो। चलिए खैर, तो सर थॉमस यंग जो थे, उन्होंने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जो कि उनके नाम पे ही रखा गया, उसमें उन्होंने वो करके दिखाया और लाइट का इंटरफेरेंस करवा दिया, और इंटरफेरेंस अगर हुआ है तो बेसिकली लाइट एक वेव ही होगी, ये बात साबित हो जाती है। चलिए खैर, अब आइए इसका मैथमेटिकल एनालिसिस करते हैं। तो लेट्स डू एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ इंटरफेरेंस पैटर्न। तो एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ इंटरफेरेंस पैटर्न करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है,